दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल लगातार ये दलील दे रहे हैं कि न्यूज क्लिक के खिलाफ सारे आरोप फर्जी और झूठे हैं। उसे चीन से एक भी रुपया नहीं मिला। लेकिन हाईकोर्ट ने सारी दलीलों को नकार कर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 9 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि आरोपित की गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया। उन्होंने पुरकायस्थ और दूसरे आरोपितों पर लगे आरोपों पर कहा कि उन्हें चाइना से कोई धन नहीं मिला है। पुरकायस्थ की याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि गिरफ्तारी का आधार बताया गया था। आरोप है कि आरोपियों ने चाइना से 75 करोड़ रुपए हासिल किए। इसके बदले आरोपितों ने देश की एकता और स्थिरता को तबाह करने की कोशिश की। पुलिस ने न्यूज क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और देश में असंतोष पैदा करने के लिए न्यूज पोर्टल को चीन से बड़ी धनराशि मिली थी। इसमें भी ये आरोप लगाया गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए पुरकायस्थ ने पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म समूह के साथ मिलकर साजिश रची थी। मेहता ने कहा था कि आरोप काफी गंभीर है। मेहता की दलीलों का जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा था कि गिरफ्तारी का आधार और वजह में फर्क होता है। जो वजह बताई गई है वह भी दूसरी है। पुरकायस्थ की ओर से पेश वकील दायन कृष्णन ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि आरोपितों को न तो गिरफ्तारी का आधार बताया गया और न ही उन्हें हिरासत का आदेश हासिल करते समय वकील रखने की दिया गया। दायन कृष्णन ने हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल बनाम केंद्र सरकार के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी का लिखित आधार बताना होगा। हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। 5 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो यूपीए के तहत गिरफ्तार न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को एफआईआर की प्रति उपलब्ध करवाए। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलेनियर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए। 3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट्स के यहां छापेमारी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के लिए नियमों को तोड़कर आलीशान शीश महल बनाने वाले इंजीनियर्स को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। असल में बंगला रिनोवेशन मामले में विजिलेंस विभाग ने 6 पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस को रद्द करने के लिए ये सारे के सारे पहले हाईकोर्ट गए। जब उन्हें हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट के पास जाने के लिए कहा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। 6 पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स को दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग वाली उस याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास जाने को कहा है। इससे पहले उनकी याचिका 21 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस के खिलाफ कैट से संपर्क करने के लिए भी कहा है, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 17 अगस्त को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अधिकारियों की याचिका पर दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय और सतर्कता विभाग के विशेष सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने कहा कि 19 जून को विशेष सचिव के नोटिस के खिलाफ अधिकारियों द्वारा सिंगल जज के समक्ष दायर की गई रिट याचिका एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामला 1997 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा विवाद के संबंध में पहली बार में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि इसलिए वादियों के लिए उन मामलों में भी सीधे उच्च न्यायालयों के संपर्क करना खुला नहीं है जहां वे संबंधित न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की अनदेखी करके वैधानिक विधानों की प्रकृति पर सवाल उठाते हैं, सिवाय इसके कि उस विशेष न्यायाधिकरण को बनाने वाले कानून को चुनौती दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मात देने के लिए नीतीश कुमार ने जो जाल बुना था, उस जाल में अब वे खुद इतना उलझ गए हैं कि बीजेपी को मात देना तो दूर, खुद अपनी हैसियत बचाने के लाले पड़ गए हैं।
असल में नीतीश कुमार ने बेहद हड़बड़ी और जल्दबाजी में बिहार में जातियों को गिन डाला और आनन फानन में सारे आंकड़े भी सामने रख दिए। सबको बता दिया कि किसकी कितनी संख्या है। गिनती के गणित के हिसाब से बिहार में सिर्फ मुसलमान और यादवों की गिनती ही बड़ी है, बाकी सब कम हो गए। अब जिन्हें खुश करने के चक्कर में नीतीश कुमार ने सैकड़ों करोड़ फूंक डाले, वही उनसे नाराज हो गए। अब वही सब सवाल कर रहे हैं कि हम इतने कम कैसे हो गए, और ये भी कि अगर हमारी संख्या इतनी है तो फिर हमारी हिस्सेदारी उसी हिसाब से दो। ये सवाल तब और मायने रखता है जब इसे सियासी दल के साथ साथ जातीय समूह भी पूछते हैं। जातियों की गिनती के बाद उठा ये आंकड़ों का बवंडर इतना बड़ा है कि माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी जिस तरह से बैकफायर कर गई, उसी तरह से जातियों की गिनती भी बैकफायर कर जाएगी। ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जातीय गणना और शराबबंदी के लागू होने में एक ही जैसे सवाल उठ रहे हैं। जातिगत गणना के आंकड़े तो फर्जी बताए ही गए, उसे जारी किए जाने में हड़बड़ी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जातिगत गणना को लेकर बिहार में हुए एक सर्वे में भी ये हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि जातिगत गणना का मकसद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फायदा उठाना है। जातिगत गणना पर राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन जातिगत गणना के बाद कई जातियों के नंबर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे सवाल बिहार के रहने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर उठाए, जिसमें कि इस सर्वे में कुर्मी जाति के लोगों को भूमिहार बिरादरी से ज्यादा बताया गया। सर्वे के मुताबिक बिहार में कुर्मी की आबादी 2.8785% है, जबकि भूमिहारों की संख्या 2.8683% पाई गई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से बिहार के प्रभारी रहे देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि सर्वे को लेकर नई ही लड़ाई छिड़ गई है। कुर्मी कहते हैं हम तो इतने कम नहीं हैं, कोयरी भी कहते हैं कि हम तो इतने कम नहीं हैं, और कोई कम्युनिटी कहती है कि हम तो 6% हैं, हमको 2% दिखाया गया है। आरोप तो यहां तक लगे कि सर्वे की टीम कई लोगों के पास पहुंची ही नहीं। धीरे धीरे नीतीश कुमार के लिए जातिगत गणना भी शराबबंदी ही की तरह सिरदर्द का रूप लेती जा रही है। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनावी लहरें उठने लगी हैं, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की नाव अभी से हिचकोले खाने लगी है। क्या होगा जब चुनावी लहरें तेज तरीके से उठेंगी? तब कहीं केजरीवाल की नाव पलटी न खा जाए। वजह पार्टी के 3 बड़े नेता घोटालों में फंसकर अंदर हैं, और इनमें से एक सत्येंद्र जैन फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत पर हैं। ईमानदार राजनीति की बात करने वालों की राजनीति बेईमानी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई दिखने लगी है। बात इन तीनों की ही नहीं, बल्कि 1-2 और हैं जो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। एक तो अमानतुल्लाह खान है, जिनके ठिकानों पर छापा मारने के ठीक अगले ही दिन ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा उनके खिलाफ ढेरों सबूत मिल गए हैं और उसने दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा है। बदले में अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं और उनके साथी नेताओं के खिलाफ सारे ही मामले राजनीतिक वजहों से लगाए गए हैं। जब भी जांच एजेंसियों की तरफ से नोटिस या कोई एक्शन हुआ है, अरविंद केजरीवाल अपने साथियों को बेकसूर और आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार देते रहे हैं। लेकिन ऐसे दावे अदालत पहुंचकर कानूनी दांव पेच में उलझ कर रह जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि सिर्फ जुबानी आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। होगा तो तभी जब उनके सारे नेता बेदाग बच जाएं या फिर इनमें से कोई एक बाहर आ जाए। केजरीवाल की उम्मीद की डोर मनीष सिसोदिया से बंधी है। अगर सिसोदिया को जमानत मिल जाती है तो कम से कम चुनावी मौसम में बीजेपी पर बरसने का केजरीवाल को मौका हाथ लग सकता है। अब ये सब अभिषेक मनु सिंघवी पर निर्भर करता है कि वो ईडी की दलीलों और सबूतों का कैसे काउंटर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से उनके केस में जिरह चल रही है, वो काफी महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से कई सवाल पूछे गए हैं। फिलहाल दिल्ली शराब नीति केस में आगे की राह प्रवर्तन निदेशालय के वकील की दलील और सबूतों पर निर्भर करती है। चार्जशीट में ईडी ने जो कुछ अदालत को बताया है, उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड्स बदले थे और उनमें से 5 सिम कार्ड्स मनीष सिसोदिया के नाम पर ही थे। दिल्ली कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी दावा किया कि मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर इन्हें तोड़ दिया, जिससे 1,38,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय का दावा यह है कि जांच एजेंसीज के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी के दावे पर ही कई सवाल पूछ डाले हैं। हालांकि कोर्ट ने पाया है कि जो केस बनाया गया है वो है कि पैसा मनीष सिसोदिया को मिला था, लेकिन ये पैसा कथित शराब ग्रुप से सिसोदिया तक कैसे पहुंचा,
कोर्ट ने एक सवाल ये भी पूछा कि एक आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां है। अब अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाने लायक सबूत पेश नहीं कर पाता तो जमानत मिल जाती है, और अगर अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाने लायक सबूत पेश नहीं कर पाता है और जमानत मिल जाती है तो ये उनकी कमी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इसके समापन पर कार्यक्रम में शामिल होंगी। यात्रा का समापन दौसा में होना है। ऐसे में सवाल राहुल गांधी को लेकर उठने लगे हैं कि राजस्थान में चुनाव अब से 1.25 महीने दूर हैं और राहुल गांधी राजस्थान से दूर हैं। आखिर राजस्थान को लेकर राहुल गांधी सक्रिय क्यों नहीं हैं? जानकारों का ये कहना है कि अशोक गहलोत राहुल गांधी की सक्रियता नहीं चाहते हैं। गहलोत नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ज्यादा दिलचस्पी दिखाएं। वजह गहलोत को डर है कि राहुल गांधी कहीं सारा गुड़ गोबर न कर दें। इसके चलते राहुल के कांग्रेस की चुनावी यात्रा में नहीं आने को लेकर यही कारण माना जा रहा है। आखिर सीएम अशोक गहलोत के मन में राहुल गांधी की सक्रियता को लेकर क्या डर बना हुआ है? असल में राहुल गांधी ने हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस को लेकर एक बयान दिया। इससे काफी बवाल हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस टक्कर में है। उनके इस बयान को बीजेपी ने जमकर हथियार बनाया। वहीं चर्चा है कि गहलोत राहुल गांधी का हस्तक्षेप नहीं चाहते। इसके पीछे की वजह सचिन पायलट है। ये भी चर्चा है कि सीएम अशोक गहलोत नहीं चाहते कि राजस्थान में राहुल गांधी हस्तक्षेप करें। यदि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान हस्तक्षेप किया तो सचिन पायलट का राजस्थान में प्रभाव बढ़ सकता है, क्योंकि पायलट को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है और राहुल भी पायलट को पसंद करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर एक बार फिर सियासी संकट देखने को मिल सकता है। वहीं पायलट के वर्किंग कमेटी का सदस्य होने के बाद उम्मीदवारों के चयन पायलट की भूमिका अहम मानी जा रही है। 16 अक्टूबर से राजस्थान में कांग्रेस की ओर से यात्रा शुरू की जा रही है और इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस केंद्र को ईआरसीपी मुद्दे को लेकर घेरने की तैयारी कर रही है। राजस्थान के जिन 13 जिलों में यात्रा निकाली जा रही है वो सभी ईआरसीपी योजना के अंतर्गत आते हैं। वहीं कांग्रेस यात्रा निकालने ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने पर केंद्र सरकार को जमकर घेरेगी। इस दौरान राहुल गांधी इस चुनावी यात्रा में नहीं दिखाई देंगे। 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जबकि यात्रा के समापन पर 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा दौसा के सिकराय में जनसभा को संबोधित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया है। वजह ये कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आनन फानन में प्रस्ताव पारित कर कह दिया कि हम हमास के साथ हैं। मतलब ये निकला कि कांग्रेस आतंकवाद की समर्थक है। जाहिर है कि पूरे देश में कांग्रेस के स्टैंड को लेकर गलत मैसेज गया और बीजेपी ने इसी वजह से कांग्रेस की धज्जियां भी उड़ाई। कांग्रेस के इस प्रस्ताव में हमास या आतंकवाद का कोई जिक्र नहीं था। इजराइल के खिलाफ हुए आतंकी हमले और उसमें मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति कोई सहानुभूति के शब्द भी नहीं थे। कांग्रेस में इन सब को लेकर खलबली मची तो पार्टी ने ये जांच भी शुरू कर दी है और पता लगा रही है कि आखिर ये प्रस्ताव कैसे पारित हुआ। चौतरफा आलोचना के बाद कांग्रेस अब भूल सुधार की दिशा में काम कर रही है और इसी क्रम में प्रस्ताव की जांच की जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव का जिक्र किए बगैर पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से निर्दोष इजरायली नागरिकों पर हमास के हमले की निंदा करती है। इजराइल पर हमास के हमले के ठीक बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनी नागरिकों की गरिमा और सम्मान के समर्थन को दोहराया गया था। प्रस्ताव में दोनों पक्षों से लड़ाई पर विराम लगाने का आह्वान किया गया था, लेकिन इसमें कहीं भी हमास का नाम नहीं था। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार की जातिगत जनगणना के बारे में चर्चा करना चाहते थे और बहुत अनिवार्य होने पर ही मिडिल ईस्ट के मामले पर किसी बयान के पक्ष में थे, लेकिन कार्य समिति एक कदम आगे बढ़ गई और बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया। पी चिदम्बरम ने भी इजराइल हमास युद्ध पर टिप्पणी की है। चिदम्बरम ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास द्वारा किया गया आतंकवादी हमला इजराइल गाजा युद्ध का कारण है। उन्होंने कहा कि तत्काल हिंसा रोकने की आवश्यकता है। चिदम्बरम ने कहा कि इजराइल गाजा युद्ध तेज होने और दोनों पक्षों में अधिक मौतों का होना खतरा है। चिदम्बरम ने कहा कि गाजा के खिलाफ इजराइल की ओर से की गई व्यापक जवाबी कार्रवाई हिंसा को तेज कर रही है। सैनिकों के अलावा महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंसा से कुछ भी हल नहीं होता है और ये निश्चित रूप से इजराइल और गाजा के वास्तविक शासकों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी का समाधान नहीं करेगी। हमास के आतंकियों ने 6 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था। उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। अब तक दोनों तरफ से 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह से नष्ट करने का संकल्प दोहराया है। नेतन्याहू ने सरकारी टेलीविजन पर संबोधन के दौरान कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, हम इस युद्ध को पहले से भी अधिक मजबूती से खत्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।